नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। पराली जलाने वालों को ना मिले एमएसपी का लाभ, एक कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। वायु प्रदूषण पर शीर्ष कोर्ट सख्त सख्त है और पंजाब को दी हरियाणा से सीख लेने की सलाह। और कहा कि जो किसान पराली जला रहे हैं उन्हें क्यों मिलना चाहिए कोई आर्थिक लाभ। और फिर कहा कि इस मुद्दे पर ना हो राजनीति, केंद्र व राज्य सरकार मिलकर तलाशें दीर्घकालिक हल। और खुले में कचरा जलाने पर भी दिल्ली और यूपी से मांगी गई रिपोर्ट। जो लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनकी जेब पर चोट पड़नी चाहिए। आप सभी जानते हैं कि देखिए पराली का मतलब होता है कि जो फसल के अवशेष बचते हैं ना, उन्हें आग लगा दी जाती है। जैसे मान लीजिए आप देखिए कि धान है या आप देखिए गेहूं है, आप देखते हैं कि ऊपर फसल काट ली जाती है, नीचे आप देखते हैं कि डंठल टाइप के अवशेष छोड़ दिए जाते हैं। और फिर आप देखते हैं कि किसान क्या करते हैं, उसी में आग लगा देते हैं। और ये आपको बता दूं कि किसान के खेत की उत्पादन क्षमता को भी घटाते हैं आग लगाकर, क्योंकि जो आप देखते हैं कि उसमें कीटाणु रहते हैं, जो आप देखते हैं कि मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, वो मारे जाते हैं। और आप देखते हैं कि स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है इसका नकारात्मक। और आप देखते हैं कि वायु को भी प्रदूषित करता है। तो उसी की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आप देखेंगे हमारी सर्वोच्च अदालत है, संविधान के अनुच्छेद 124 को आप लोग पढ़िए। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें जो न्यायाधीश रहते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। बिहार में डीएम की गाड़ी ने 4 कोरोना 3 की मौत हो गई है। कतर की मध्यस्थता में इजराइल व हमास संघर्ष विराम के करीब है। हमास पुलित ब्यूरो प्रमुख ने मंगलवार को दावा किया है कि कतर की मध्यस्थता में हम इजराइल के साथ संघर्ष विराम समझौते के करीब हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी कहा है कि बंधकों की सुरक्षित रिहाई के बदले संघर्ष विराम समझौता जल्द संभव है। इधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उम्मीद है कि जल्द अच्छा समाचार मिल सकता है। ये आप देखिए लड़ाई शुरू हुई और आप देखते हैं कि हजारों लोग मारे गए। अब आप देखिए समझौता क्या हो रहा है कि शांति बनाइए, संघर्ष रोकिए। अब आप सोचिए कि इसीलिए कहता हूं कि कोई भी बड़ी लड़ाई होती है उसमें लोग मारे जाते हैं, उसके बाद समझौते होते हैं। समझ रहे हैं? हर लड़ाई का समझौता से ही हल निकलता है। गांधी परिवार से जुड़े नेशनल हेराल्ड मामले में 752 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हुई है। दिल्ली, लखनऊ, मुंबई स्थित एजेएल की अचल संपत्तियों समेत यंग इंडियन के शेयर जब्त किए गए। पीएमएलए के तहत ईडी ने मामले में की बड़ी कार्रवाई। सोनिया और राहुल गांधी को झटका, फिर हो सकती है पूछताछ। और मिली थी सस्ती जमीन ने। ईडी ने अदालत के आदेश का हवाला देते हुए बताया कि यंग इंडिया को विशेष रूप से एजेएल की संपत्तियां हथियाने के लिए बनाया गया था। एजेएल की स्थापना अखबार और पत्रिकाओं के प्रकाशन के लिए आजादी के पहले की गई थी और इसमें देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू समेत 1000 शेयर होल्डर थे। एजेएल मुख्य तौर पर नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी एकता अखबार का प्रकाशन करता रहा। और एजेएल को दिल्ली, मुंबई, लखनऊ समेत कई शहरों में सस्ती जमीन उपलब्ध कराई गई थी। मामला क्या है? और ईडी के अनुसार घाटे में होने के कारण एजेएल को कांग्रेस पार्टी ने 90.21 करोड़ रुपए का लोन दिया। फिर आप देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने एक नई कंपनी यंग इंडियन को यह लोन मात्र 55 लाख में बेच दिया। और सोनिया गांधी आप देखते हैं कि और राहुल गांधी यंग इंडियन में निर्देशक और 38% के शेयर धारक थे। और इसके बाद यंग इंडियन ने एजेएल से लोन वापस करने या फिर कंपनी में शेयर देने की मांग की। और एजेएल ने पैसे वापस करने के बजाय शेयर कैपिटल बढ़ाते हुए 90.21 करोड़ के नए शेयर जारी कर यंग इंडियन को दे दिए। तो उसी की बात हो रही। ईडी की स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आप लोग नीचे बताइए। थोड़ा सर्च किया करिएगा, आप लोग मालूम कर लिया करिएगा। ये आप देखिए डीप फेक वीडियो के मामले में सरकार गंभीर, लाएगी फ्रेमवर्क। इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ अगले 1-2 दिन में बैठक होगी। और आईटी राज्य मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कानून भी ला सकती है सरकार। डीप फेक मतलब आप देख रहे हैं कि आजकल जो फेक तस्वीरें बन जाती हैं और आप देखिए चेहरा किसी और का होता है, शरीर किसी और का होता है, तो उसी की बात हो रही है। बिहार में आप देखिए 75% आरक्षण कानून लागू। विधान मंडल के दोनों सदनों से सर्वसम्मति से पारित 2 विधेयकों को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के हस्ताक्षर और गजट अधिसूचना के साथ ही
ये आप देखें कि सरकारी सेवाओं, सरकारी शिक्षा संस्थानों में दाखिले में आरक्षण की नई व्यवस्था लागू हो गई है। एक बात आप लोग खुद सोच के देखिए कि आरक्षण एक ऐसा विवादित मुद्दा है या ऐसा विवादित टॉपिक है कि आप देखेंगे कि इस पर कोई पार्टी विरोध नहीं करती है। हर पार्टी आप देखते हैं कि इसके समर्थन में आ जाती है। अब आप देखिए 50% की सीमा रखी गई, लेकिन 75% हो गया, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि पार्टियां उसके पक्ष में। अब देखिए अदालत कुछ करेगी तो जरूर इस पर होगा। और बिहार की बात करें अगर हम लोग, तो देखिए ये हमारा प्यारा भारत है, ये आपको बिहार देखने को मिलेगा। पटना इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है, राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद भी है जिसमें 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें देखने को मिलेगी। 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका। ये आप देखिए RRTS के खिलाफ एक हफ्ते में जमा करें 445 करोड़। ये आप देखिए सीतालाल ने कहा है कि पैसे नहीं दिए तो कोर्ट विज्ञापन का बजट ट्रांसफर कर देगा। साथ ही कहा कि आप इस अदालत को हल्के में नहीं ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना के लिए पैसा नहीं देने पर दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि आप इस अदालत को हल्के में नहीं ले सकते हैं। अदालत ने कहा कि आप कोर्ट को दिए वचन की अवहेलना कर रहे हैं। 1 सप्ताह का समय है, परियोजना का पैसा दें। आप नहीं दोगे तो कोर्ट विज्ञापन के बजट पर इसमें ट्रांसफर कर देगी। इस परियोजना में दिल्ली सरकार को 415 करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा। अब आप देखिए ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। एक तो आप देखते हैं कि वायु प्रदूषण काफी बुरा चल रहा है ना, तो उसको लेकर भी आप देखें सुप्रीम कोर्ट भी चिंता में है। मुख्य सचिव पर आरोप लगाने वाली रिपोर्ट का क्या आधार है? हाईकोर्ट कह रहा, हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव की याचिका पर निर्णय रखा सुरक्षित। मुख्य सचिव नरेश कुमार की याचिका पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑनलाइन समाचार पोर्टल द वायर से कहा कि द्वारका एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भूमि अधिग्रहण के संबंध में मुख्य सचिव पर आरोप लगाने वाली उसकी रिपोर्ट का आधार क्या है इसमें? कनाडा में आतंकियों और कट्टरपंथियों को दी जा रही शरण, हमारे विदेश मंत्री साहब कह रहे हैं, और ये आप लोग देखते भी रहते हैं। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वार्ता में उठा कनाडा के साथ का विवाद आप देखेंगे। और प्रस्तावित आपराधिक कानूनों में के हिंदी नामों पर संसदीय समिति की मुहर। ये समिति ने कहा कि प्रस्तावित कानूनों के हिंदी नाम असंवैधानिक नहीं है। गृह सचिव ने विपक्ष की आपत्तियों को दूर करने का प्रयास किया है इसमें। ये आप देखते हैं हिंदी में नाम आता है तो साउथ की पार्टियां हैं वो विरोध करने लगती हैं इसका। सरकार समय पर कर्मचारियों की पदोन्नति सुनिश्चित करने के पक्ष में। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा डीओपीटी समय पर पदोन्नति को लेकर समान रूप से चिंतित है इसमें। G20 डिजिटल सम्मेलन आज नई दिल्ली, घोषणा पत्र के कार्यान्वयन पर होगी चर्चा इसमें। और भारत के G20 सेपा अमिताभ कांत ने विकास होगा बैठक का मुख्य एजेंडा। G20 की आप लोग देखे होंगे कि भारत ने अध्यक्षता भी की हुई है। और G20 की बात करें तो ग्रुप ऑफ 20 के नाम से जानते थे आप लोग इसे, लेकिन अब आप देखिए 21 मेंबर इसमें हो चुके हैं। क्या 21 मेंबर हो चुके हैं? अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। 2008 में इसके राष्ट्राध्यक्षों का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था और इसका उद्देश्य है वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना। 21 सदस्यों में आप देखिए अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ आपको देखने को मिल जाएगा इसमें। विशेष अधिकार समिति ने भाजपा सांसद विधुड़ी को किया तलब। 7 दिसंबर को आप देखिए मौखिक साक्ष्य देने के लिए दानिश को भी बुलाया। ये आप देखते हैं कि इन दोनों के बीच, दानिश अली और आप देखेंगे कि विधुड़ी के बीच जो बयानबाजी हुई थी ना, उसी को लेकर बात हो रही है। यूजीसी नेट के कोर्स में बदलाव की तैयारी हो रही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कह रहा है राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के कोर्स में बदलाव की तैयारी करने की बात कर रहा है। आपातकाल के बाद हाईकोर्ट जजों का सबसे बड़ा तबादला, ये जस्टिस चौधरी कह रहे हैं, कहा उनका तबादला शक्ति के कार्यपालिका से न्यायपालिका के हाथों में स्थानांतरित होने का संकेत है। रामायण और महाभारत को पाठ्यक्रम में
पाठ्य पुस्तकों में शामिल करने की सिफारिश की जा रही है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की एक उच्च स्तरीय समिति ने यह सिफारिश की है। भारत व अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास मेघालय में शुरू हो गया है। भारतीय अमेरिका का विशेष बलों का विशेष संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास वज्र प्रहार 2023 मेघालय के उमरोई में मंगलवार को शुरू हुआ है। अभ्यास का 14वां संस्करण है। 21 नवंबर से 11 दिसंबर तक आयोजित होगा। और ये आप लोगों को एक बात याद रखना चाहिए कि कई बार इस तरह के अभ्यासों से पूछ लेता है कि कौन सा आप देखते हैं कि ये है, किस नंबर का है, और इसमें आप देखते हैं कि किन देशों के बीच हो रहा है, कहाँ हो रहा है। LAC पर तेजी से हो रहा बुनियादी ढांचे का निर्माण। LAC पर आप देखते हैं कि स्थिति सामान्य लेकिन कुछ हद तक अप्रत्याशित। भू राजनीति में आ रहा बदलाव। केवल सेना युद्ध नहीं जीत सकती, है। मणिपुर संघर्ष राजनीतिक समस्या, ये भी कहा जा रहा है। आप देखें, अब आप देखिए राजनीति की खबरें हो रही हैं, और बस आप लोगों को चुनाव आयोग के बारे में याद रखना चाहिए और जो रिजल्ट आते हैं उनके बारे में याद रखना चाहिए। जिस राज्य में चुनाव हो रहा है वहां याद रखना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। और आप देखिए इसका सचिवालय नई दिल्ली में है और इसके मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। यही आपके विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाता है। बाकी नेताओं के तो बयानबाजी चलती रहती है, कुछ भी किसी को भी कुछ बोलते रहते हैं, और भाषा तो आजकल नेताओं की आप सभी जानते हो। ये आप देखें जो उत्तराखंड में फंसे ना 41 मजदूर सुरंग में, उन्हीं की बात हो रही है। अभी तक निकल नहीं पाए। अभी ये अच्छे हैं और स्वस्थ रहें, भगवान की कृपा ये बनी रहें पर। ऊपर वाले से दुआ करिए आप लोग भी। पर्यावरण संरक्षण संघ शहरियों का जीवन सुगम बना रहे अर्बन मोबिलिटी नवाचार। वाहनों से निकलने वाला धुआं पर्यावरण के लिए बड़ा संकट है। यदि सार्वजनिक परिवहन को नवाचार के साथ आगे बढ़ाया जाए तो न केवल शहरियों का जीवन सुगम होगा बल्कि निजी वाहनों के कम प्रयोग से प्रदूषण में भी कमी आएगी। हाल ही में दिल्ली में केंद्रीय शहरी विकास एवं आवास मंत्रालय द्वारा आयोजित 16वीं अर्बन मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस में शहरी परिवहन में उत्कृष्ट नवाचार के लिए श्रीनगर और जबलपुर को पुरस्कृत किया गया है। ई स्मार्ट बसों से श्रीनगर के पर्यटन को मिली गति। ना लाभ ना हानि का मंत्र बना सस्ती यात्रा का आधार। ये अच्छी बात है। आप देखते हैं पर्यावरण को भी आप देखते हैं कि फायदा होगा इसमें। सबसे आधुनिक होगी सोनीपत में बनी स्लीपर वंदे भारत। दिव्यांगों के लिए विशेष बर्थ और शौचालय, सामान रखने के लिए ज्यादा जगह, फ्लोर पर फुल लाइट, धुआं और आग का पता लगाने और चलती ट्रेन में मिलेगा वाईफाई, केंद्रीयकृत कोच निगरानी प्रणाली, हर सीट पर मोबाइल और लैपटॉप चार्जिंग, इमरजेंसी में लोको पायलट से बात कर सकेंगे यात्री। अब आप देखिए उसी तरह से इसमें वो रहेगा और किराया भी। यह अदालतें अपराध पीड़ितों को मुआवजा दिलाने के लिए बाध्य है। हाईकोर्ट का राय, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण को 2 नाबालिग लड़कों को मुआवजा देने का निर्देश दिया गया। उसी में ये आप देखिए संपादकीय पार्ट है। ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाती है। एक सामान्य जानकारी आपको मिलती है यहाँ से। ये आप देखिए कभी ना भूलने वाली टीस। 1962 का भारत चीन युद्ध हमारे इतिहास का ऐसा काला अध्याय है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता है। ये आप लोग देखेंगे सबसे बड़ी बात है कि इसे आप लोग पढ़ सकते हैं। लेखक उद्यम विकास, कौशल विकास और उद्यमशीलता, इलेक्ट्रॉनिक्स, और आप देखते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री साहब ने लिखा हुआ है। तो आप देखते हैं कि बीजेपी के नेता ने लिखा हुआ है। तो भारत चीन युद्ध के दौरान देश की रक्षा के लिए दृढ़ता से दुश्मन का सामना करते हुए बलिदान होने वाले जाबाजों के बारे में हम जब भी सोचते हैं तो रेजांगला युद्ध स्मारक पर अंकित शब्द गूंजने लगते हैं कि किसी व्यक्ति के लिए पैंतरों की अस्थियां और दीवालों के अवशेष को बचाने के लिए विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए प्राण निछावर करने से अच्छी मौत और क्या हो सकती है।
वालोंग और आप देखिए कि रेजांग ला और आप देखिए टोंग पेन ला, बोमडी ला और नाथुला जैसे स्थान वीरों के बलिदान लहू से लथपथ होकर अब हमारे अंतरात्मा पर अंकित हो गए। मैंने इन साहसी सैनिकों की प्रेरक कथा वीर कथाएं सुनी है। उनके पास पर्याप्त सैन्य साजो सामान नहीं थे, वे युद्ध की पूरी तैयारी भी नहीं कर पाए थे, लेकिन वायुसेना उन्हें चीन सीमा स्थित विभिन्न एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर उतार रही थी। वहां से जख्मी सैनिकों एवं बलिदानियों के पार्थिव शरीर को वापस ला रही थी। ये बातें मुझे एक वायु सैनिक ने बताई। यह सैनिक कोई और नहीं बल्कि मेरे पिता M.K. चंद्रशेखर हैं, जो वायुसेना में फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे। 21 नवंबर 1962 को समाप्त हुआ भारत चीन युद्ध हमारे इतिहास का ऐसा काल अध्याय है जिसे हम कभी भूल नहीं सकते हैं। ऐसे भुलाया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि इसमें हमारे हजारों जाबाज सैनिक बलिदान हो गए थे, उनका परिवार उजड़ गया और उस समय राजनीति और सेना का शीर्ष नेतृत्व अक्षम लोगों के हाथों में था। ये हार के लिए जिम्मेदार लोगों को कभी माफ भी नहीं करना चाहिए। और अब देखते हैं कि यह सब तब हुआ जब दीवार पर लिखी इबारत चीन खतरे के प्रति आगाह कर रही थी, किंतु उसे अनदेखा किया गया। माओ के नेतृत्व में चीन की आक्रामक नीति की भविष्यवाणी उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पहले ही कर दी थी और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लिखे पत्र में उन्होंने चीन को संभावित दुश्मन बताया था। दुर्भाग्य से पंडित नेहरू सत्तापूर्ण रवैये वाले इस देश के साथ शांतिपूर्ण सहस्तित्व की अवधारणा को लेकर आप देखते हैं कि आसक्त थे। इस मामले में वह शायद वामपंथी सोच वाले रक्षा मंत्री कृष्णन मेनन से काफी प्रभावित थे। तो ये भी देख लीजिएगा आप लोग। और आप देखेंगे कि देखिए, मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं और आप एक समझदार है तो बड़ा न्यूट्रल रवैया रखा करिएगा। और देखिए, गांधी हो, नेहरू हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, भीमराव अम्बेडकर साहब हो या कोई भी हो, राजगुरु सुखदेव जो भी हो, देखिए भगत सिंह हो, देखिए हर कोई इंसान था और आप देखते हैं कि हर किसी का उसमें योगदान रहा है देश की आज़ादी में। किसी एक के योगदान को हम कभी नहीं नकार सकते हैं। अगर किसी से गलतियां हुई हैं तो हो सकता है गलतियां हुई होंगी, क्योंकि आप देखते हैं कि वो इंसान है और इंसानों से गलतियां होती रहती हैं। देखिए, चाइना है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है। आज क्या हो रहा है कि आप देखते हैं कि एक तरह से जिस तरह से नफरत भरी जा रही है, नफरत कई लोगों को आप देखते होंगे कई इंटरव्यू वीडियो में जो आप देखते हैं कि गांधी की हत्या को जायज ठहरा देते हैं, या आप देखिए दुनिया भर के ऐसी वैसी करने लगते हैं। कोई आप देखते हैं भीमराव अंबेडकर को गाली देने लगता है, तो उन्होंने कभी किसी का इतिहास नहीं पढ़ा। यकीन मानिए, ना तो उन्होंने नाथूराम गोडसे को पढ़ा और ना ही गांधी को पढ़ा। समझ रहे हैं आप? मुझे लगता है समझदार हैं तो आप इतिहास पढ़ते हैं तो अच्छे से रखा करिएगा। हलाल होती संवैधानिक मूल। हलाल प्रमाण प्रक्रिया एक देश दो विधान वाली ही नहीं, एक तरह से जबरन हफ्ता वसूली भी है। अभी आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस तरह के जो हलाल प्रमाणन थे इन पर प्रतिबंध लगा दिया है। और हलाल प्रमाण कहने का मतलब होता है कि एक तरह से आप देखेंगे कोई प्रोडक्ट आ रहा है उस पर ये हलाल प्रमाण हो गया, तो मुस्लिम धर्म में समुदाय में आप देखते हैं कि उसे जायज ठहरा लिया जाता है। और हलाल का मतलब ही होता है जायज, कि हम खाने लायक ये प्रोडक्ट है, उपयोग करने लायक हमें प्रोडक्ट है ये, ठीक है। तो उसी की बात हो रही है। हलाल मांस के बारे में जरूर आप लोगों ने सुना होगा। जो मुस्लिम कंट्री है ना, वहाँ इस तरह का प्रमाण नहीं चलता है, तो उसी पर लिखा जा रहा है। हम लोग पिछले बात भी कर चुके, और इसको मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा न्यूज़पेपर को, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। देखिए, रिपीट अगर कोई आर्टिकल होता रहता है तो उस पर बात करना कोई, मुझे लगता है कि सेंस नहीं बनता है। सद्विवेक। जीवन में सत्य और असत्य, पाप और पुण्य, विधि और निषेध, न्याय और अन्याय, धर्म और अधर्म एवं सही और गलत आदि के बीच चुनाव करने में पर्याप्त दुविधा उत्पन्न होती है। इस दुविधा को दूर करने में सद्विवेक की शक्ति बहुत प्रभावी सिद्ध होती है। अच्छा कॉलम लिखा जाता है। ये आप देखिए, पराली प्रबंधन में नाकामी। सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण बने पराली दहन को लेकर पंजाब सरकार को जो खरी खोटी सुनाई, उसके लिए वही जिम्मेदार है। उसकी ओर से समय रहते ऐसे प्रयास नहीं किए गए जिसके बड़े पैमाने पर पराली जलाई जाती। यदि इस बार भी पंजाब में सबसे अधिक पराली जली तो इसी कारण कि राज्य सरकार ने ऐसा ना होने देने के लिए आवश्यक राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि पंजाब को हरियाणा से सीख लेनी चाहिए, और जिससे किसानों को वित्तीय प्रोत्साहन देकर एक बड़ी हद तक पराली को जलने से रोकने में सफलता हासिल की है। और आप देखते हैं कि ये आप लोग देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाने के साथ ही यह भी प्रश्न किया है कि आखिर पराली जलाने वाले किसानों को उनकी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों दिया जाना चाहिए,
और उसने यह भी पूछा कि पराली जलाने वाले किसानों पर कितना जुर्माना लगाया और कब वसूला। निस्संदेह पराली को जलाने से रोकना ही होगा, लेकिन इसी के साथ यह भी समझना होगा कि किसानों को मजबूरी में फसल के अवशेष जलाने पड़ते हैं। उन्हें नई फसल के लिए अपना खेत जल्द खाली करना होता है। चूंकि सरकार पराली के निस्तारण की कोई ठोस व्यवस्था नहीं कर पा रही, इसलिए किसानों के सामने उसे जलाने के अलावा और कोई चारा नहीं बन सकता है। और हमारे देश के किसानों की हालत क्या है, ये आप सभी जानते हैं। यदि यह समझा जा रहा है कि पराली जलाने वाले किसानों को दंडित कर समस्या का समाधान किया जा सकता है, तो यह संभव नहीं है। इस समस्या का समाधान तब होगा जब किसानों को ऐसे विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे जिनसे वे पराली जलाने को विवश ना हो। उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के साथ ही पराली का निस्तारण करने वाली मशीनें मुफ्त में उपलब्ध कराई जानी चाहिए, या फिर उनके खेतों में से पराली हटाने की कोई व्यवस्था की जानी चाहिए। यह निराशाजनक है कि बीते लगभग 10 वर्षों में से यह कोशिश हो रही है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि में पराली को जलाए जाने का सिलसिला थमे, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। यदि इसमें कोई राज्य सबसे अधिक नाकाम है तो वह पंजाब है। सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ कृषि विशेषज्ञ भी इस एक अरसे से आवश्यकता जता रहे हैं कि पंजाब में धान की खेती को हतोत्साहित करना चाहिए, लेकिन इस दिशा में आप देखिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा सके, और वह भी तब जब आप देखिए इस राज्य में भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। यह अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण का संज्ञान ले रहा है, लेकिन इस पर ध्यान देना होगा कि उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से में वायु की गुणवत्ता का स्तर इतना खराब है कि वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऐसा इसलिए क्योंकि वायु प्रदूषण के अन्य कारणों के निवारण पर भी ध्यान देना चाहिए। सचेत हो डिग्री कॉलेज अनुदान की राशि लेने में कोताही करने वाले संबद्ध डिग्री कॉलेज को खुद अपनी व्यवस्था प्रश्न खड़े कर रहे हैं, ये आप देखेंगे। जीवाश्म ईंधन की खपत पर अंकुश। धरती का तापमान निरंतर बढ़ रहा है और आप देखिए इसके दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं। इससे मानव स्वास्थ्य में 20 लाख प्रजातियों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। इसके लिए प्रमुख रूप से मानवीय गतिविधियों के चलते बढ़ता तापमान और प्रदूषण जिम्मेदार है। इसका मुख्य कारण इंसानों द्वारा प्रकृति के क्षेत्र में योगदान न देना। विश्व की लगभग 52% भूमि पर अतिक्रमण करके परिस्थिति तंत्र को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और इससे दुनिया की कुल आबादी का 86% हिस्सा प्रभावित हुआ है। भारत में कहीं सूखे की स्थिति तो कहीं जरूरत से ज़्यादा बारिश है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के प्रभाव से भारत भी अछूता नहीं है। जहां तक कार्बन डाइऑक्साइड का सवाल है तो इसका औसत वार्षिक स्तर 2020 में रिकॉर्ड 417 ppm पर पहुंच गया, जो आप देखिए औद्योगिक काल से पहले की तुलना में 50% अधिक है। जलवायु परिवर्तन में इसका सबसे अधिक योगदान है। विज्ञानियों ने 2023 को रिकॉर्ड गर्म साल होने की आशंका जताई है। यह भी इस साल का कार्बन प्रदूषण उच्चतम स्तर पर पहुंच जाएगा। वर्ष 2024 में इससे भी अधिक गर्म होगा। इसमें कोयले से कार्बन उत्सर्जन का महत्वपूर्ण योगदान है। वर्ष 2022 में अकेले कोयले से कार्बन उत्सर्जन 15.5 अरब टन के करीब था, जो तेल और उत्पादक गैस प्राकृतिक गैस सहित किसी भी अन्य जीवाश्म ईंधन से अधिक था। वर्ष 2023 में उसमें और वृद्धि हुई है। हाल ही में जारी क्लाइमेट सेंट्रल की रिपोर्ट के अनुसार साल 2024 और भी ज़्यादा गर्म होगा, और उस दशा में समुद्र की सतह का तापमान औसत से कम 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म होगा। नतीजन चरम मौसमी आपदाओं यथा बाढ़, सूखा और तूफान में वृद्धि को नकारा नहीं जा सकता है। खाद्य संकट से उबरने में जल की कमी सबसे बड़ी बाधा बनेगी। वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने की दिशा में आप देखेंगे कि जीवाश्म ईंधन की खपत को कम करना आवश्यक है। चिंता इस बात की है कि यदि जलवायु खतरों से निपटने के प्रयास इसी ढर्रे पर जारी रहे तो साल 2024 में आपदाओं का साल होगा, और सदी के अंत तक आप देखिए तापमान में वृद्धि 3 डिग्री तक पहुंच जाएगी, और इससे हमें जलवायु आपातकाल का सामना करना पड़ सकता है। इस सब के लिए पेरिस जलवायु के क्रियान्वयन में विकसित देशों खासकर अमेरिका की हिला हवाली पूरी तरह जिम्मेदार है। ऐसे में दुबई में होने वाली जलवायु वार्ता से पर्यावरण के मोर्चे पर आप देखिए काफ़ी उम्मीदें हैं। देखना यह है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए दुनिया के देश कितने गंभीर दिखाते हैं। यह भी इस वार्ता में उत्सर्जन में कमी लाने व जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करने पर कहाँ तक एकमत होते हैं। ये छोटे छोटे कमेंट रहते हैं, कॉलम देख लिया करिएगा। तलाश ना होगा समस्या का स्थायी समाधान। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता का स्तर गंभीर स्थिति में बना हुआ है। ऐसे में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत लगभग 5 साल पहले इस देश के शताधिक शहरों की हवा सुधारने का लक्ष्य लेकर काम शुरू किया गया, और हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के पश्चात आज भीषण वायु प्रदूषण के दौर में उसके सुझाए रास्तों, बनाए गए रोड मैप और विकसित तकनीक के आकलन का भी समय है। इस पर भी गंभीरता से सोचना होगा। हर साल आने वाली इस समस्या का स्थायी समाधान ना लागू किए जाने के पीछे कारण क्या है।
अनाज उत्पादन पर भी दुष्प्रभाव की आशंका बढ़ने की बात हो रही है इसकी। और आप देखिए प्याज भी मारने लगा छलांग, खरी खरी तंज कसा जाता है। सिलक्यारा सुरंग हादसे से लेना होगा सबक। हम लोग सबक कहाँ लेते हैं, एक दुर्घटना घटती है उससे हम लोग खत्म होती है, हम भूल जाते हैं। हम कोई आप देखते हैं कि समाधान नहीं, फिर दूसरी बार आप देखते हैं कि वो उस तरह की कोई घटना घट के फिर हम सक्रिय हो जाएंगे। आसान होगी विकास की राय। सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय के अनुसार आप देखिए, कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति में कमी आई है, जिससे महंगाई में नरमी से विकास की राह आसान तो दिख रही है। इसमें गुणवत्ता मानकों के दायरे में आएंगी 217 वस्तुएं। BIS ने 1 दिसंबर से मई 2027 तक मानकों के दायरे में आने वाली वस्तुओं की सूची जारी की है। चीन से आयात में कमी लाने और घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया कदम। नई वस्तुओं में घी तेल पैकेज में इस्तेमाल होने वाले टिन से लेकर एसी से जुड़े कई उत्पाद। सूची में लकड़ी से लेकर जुड़ी कई वस्तुएं हैं इसमें। और आप देखिए बैंकिंग मेटल शेयरों में खरीदारी से 2 दिन की गिरावट थमी आप देखेंगे। और घरेलू हवाई यात्रियों का 20 नवंबर को भी बना रिकॉर्ड। इक्विटी में FDI निवेश 24% आप देखेंगे घटा। गो फर्स्ट की खरीदारी नहीं करेगी जिंदल पावर। विनय टॉन्स SBI के प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं। अगले वर्ष मार्च से सभी मोबाइल में काम करेगा ट्राई का DND ऐप। ये दूरसंचार नियामक ने ट्राई ने मंगलवार को कहा है कि अनचाही कॉल और संदेश रोकने वाला उसका डू नॉट डिस्टर्ब ऐप मार्च से सभी फोन में स्मार्टफोन में काम करेगा। अक्टूबर में PBC निवेश घटकर आप देखते हैं कि 3.4 अरब डॉलर रहा है। ये आप देखिए प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल की बात हो रही है। ओपन AI में फिर लौट सकते हैं सैम ऑल्टमैन। अच्छे प्रदर्शन से होगा चालू वित्त का समर्थन। वित्त मंत्रालय ने मासिक आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट में जताया अनुमान। कहा कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से महंगाई नियंत्रित होगी, ऐसा भी कहा जा रहा है। आप देखेंगे फेमा मामले में बाइजू को ईडी ने भेजा 9,362 करोड़ रुपए का नोटिस। कंपनी ने कानून का उल्लंघन कर विदेश में पैसे भेजे, भारत को राजस्व का नुकसान। अप्रैल में ईडी ने रविंदर के घर सहित बाइजू से जुड़े 3 परिसरों पर छापेमारी। शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी ये कंपनी है ना, उसी की बात हो रही है। वहां आप देख रहे हैं कि इजरायल और हमास के बीच जो चल रहा है उसी की बातें हो रही है। फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए UN एजेंसी को भारत ने दिए 25 लाख डॉलर। ये आप देखिए UN की बात कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस की बात कर रहा हूँ हम, ठीक है। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 2 राष्ट्र सिद्धांत से इजरायल फलस्तीन विवाद का स्थायी हल है, भारत कह रहा है। मैं आप लोगों से कहा नहीं कि 2 राष्ट्र सिद्धांत का समर्थक है भारत, कि फिलिस्तीनियों के लिए अलग देश होना चाहिए और आप देखेंगे कि इजरायल अलग देश होना चाहिए, अपनी अपनी उनकी भूमि होनी चाहिए। भारत के साथ मजबूत संबंध चाहता आसियान। महासचिव काओ कह रहे हैं दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ है ना आसियान, उसी की बात कर रहा हूँ। देखिए आसियान की अगर हम लोग बात करें तो इसके बारे में भी आप लोग याद रखिए, और मैं हमेशा आप लोगों से कह रहा हूँ कि इस तरह के जो संगठन है उनके बारे में जरूर याद रखा करिएगा। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। इसकी स्थापना आप देखेंगे कि कब हुई थी, 8 अगस्त 1967 में हुई थी। जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इजरायल ने लश्कर ए तैयबा को फिर आतंकी संगठन घोषित किया। 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों की बरसी से पहले इजरायल का बड़ा डेट है। मुंबई आतंकी हमले में 166 लोग मारे गए थे, जिन्होंने इजरायली नागरिक भी थे। आप देखेंगे अमेरिका में पन्नू को नो फ्लाई लिस्ट में शामिल करने की मांग हो रही है। बाइडन की जन्मतिथि पर ट्रंप ने जारी की अपनी स्वास्थ्य रिपोर्ट। यूक्रेन में अब तक हो चुकी है 10,000 नागरिकों की मौत। ये आप देख रहे, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने जताई गहरी चिंता। यूक्रेन राष्ट्रपति का रूस संग शांति वार्ता करने से इंकार। ये आप सभी देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन में भी चल रहा है वहाँ। ये आप देखिए यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है, इसमें भी लंबे समय से युद्ध चल रहा है। दिल्ली में खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाने वाला गिरफ्तार हुआ है। ये आप देखिए उत्तर कोरिया ने लॉन्च किया जासूसी सैटेलाइट, दक्षिण कोरिया कह रहा है। जापान ने निवासियों के लिए जारी की आपातकालीन चेतावनी। ये सब आप देख रहे हैं, दुनिया उथल पुथल में है। ये आप देखिए खेल का क्षेत्र है। T20 सीरीज से वार्नर को मिला विश्राम। ये आप देखते हैं वनडे T20 में होगा स्टॉप वॉच का प्रयोग। ये आप देखिए ओवरों की बीच के समय पर स्टॉप वॉच से नजर रखेंगे एम्पायर। 20-60 सेकंड के भीतर गेंदबाजी करने वाली टीम को अगला ओवर फेंकना होगा। ये सब आप देख रहे हैं। ये पेड़ाव सात्विक चिराग चीन मास्टर्स के दूसरे दौर में पहुंच चुके हैं। रक्षित दवे करेंगे प्रतिनिधि। भारत के 15 वर्षीय राइडर रक्षित श्रीहरि दवे आईडी मेट्यूस
एशिया टैलेंट कप 2023 में भारत का प्रतिनिधि करेंगे। विदेही प्री क्वार्टर फाइनल में आप देखिए भारत के विदेही चौधरी सहित अन्य शीर्ष खिलाड़ियों ने मंगलवार को यहां अपने पहले दौर के मुकाबले जीतकर ITF महिला विश्व टेनिस टूर के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। ये आप देखेंगे हैदराबाद की रोमांचक जीत। ये आप देखिए पंकज अडवाणी 26 बार बने चैंपियन है। कतर से पार नहीं पा सका भारत। आप देखेंगे एशियाई चैंपियनशिप कतर के विरुद्ध दमदार प्रदर्शन के बावजूद भारतीय फुटबॉल टीम को विश्व कप क्वालिफाई मुकाबले में 3-0 से हार का सामना करना पड़ा है। ये भी आप देखेंगे। जेई और नीट की निःशुल्क तैयारी कराएगा साथी। IIT कानपुर ने तैयार की साथी पोर्टल सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर स्टूडेंट एग्जाम। अच्छी बात है, अच्छी पहल है। ये भी पढ़ लिया करिएगा। स्वस्थ रहिए। और मैं कहता हूँ हमेशा माइग्रेन से पीड़ित हैं तो संभव है कि बदलते मौसम और प्रदूषण बढ़ने से आपकी कठिनाइयाँ अधिक बढ़ सकती हैं, बढ़ जाए। हर हाल में स्वस्थ रहिए, ये भी याद रखिए। सरकार को खाद्य उत्पादों का प्रमाणन करना चाहिए, NGO को नहीं। ये आप देखिए केंद्रीय वित्त मंत्री कह रही हैं। आप देखेंगे ये आप देखिए स्वदेशी एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण हमारा हुआ है। और आप देखिए इस मिसाइल का पहली बार परीक्षण आप देखेंगे कि मई 2022 में किया गया था। ये भी आप देखेंगे। शंकर नेत्रालय के संस्थापक डॉक्टर AS बद्रीनाथ की डेथ हो गई है। ये भी आप देखिए। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी पॉइंट मिल जाते हैं। शरीर के बाहर आप देखेंगे, शरीर के बाहर हृदय के साथ जन्मी बच्ची का हुआ सफल ऑपरेशन। 2017 में आज ही के दिन ब्रिटेन में एक अस्पताल में वेनेलॉप विल्कन्स नाम की एक बच्ची का हृदय सफलतापूर्वक उसके शरीर के अंदर वापस डाल दिया गया था। वह ऐसी स्थिति के साथ जन्म ही थी कि जिसका हृदय उसके शरीर के बाहर था। यह जटिल ऑपरेशन डॉक्टर बुलाक ने किया था। अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी की हत्या कर दी गई थी आज 1963 में। आज ही के दिन टेक्सास में अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। और गोली मारने वाला पूर्व सैनिक हार्वी ओसवाल्ड था। 3 वर्ष से भी कम समय के लिए राष्ट्रपति रहे कैनेडी ने बेहद लोकप्रियता हासिल कर ली थी। उनकी हत्या ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी थी। भारत में प्रैक्टिस करने वाली पहली महिला डॉक्टर थी रखमाबाई। रखमाबाई का राउत का जन्म 1864 में आज ही के मुंबई में हुआ था। 11 वर्ष की उम्र में विवाह के बाद पति के घर न जाकर पढ़ाई पूरी करने का फैसला किया। इन पर उनके पति दादा जी भैका जी ने वैवाहिक अधिकार के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसके विरुद्ध रखमाबाई ने संघर्ष किया। एक मुकदमा भारत में शादी की उम्र को तय करने का आधार भी बना। लंदन स्कूल ऑफ मेडिसिन से मेडिकल की डिग्री हासिल कर 1894 में भारत लौटी और बॉम्बे में चिकित्सा का अभ्यास कर भारत की पहली प्रैक्टिसिंग महिला डॉक्टर बनी थी। लंबे समय से खोया हुआ स्कॉटिश मठ 1000 साल बाद मिला। आप देखेंगे पुरातत्वविदों ने एवरडीनशायर में खोज निकाला वह स्थान जहां लिखी गई थी पहली स्कॉट्स गैलिक। और मध्ययुगीन मिट्टी के बर्तन, कांच के टुकड़े और एक लेखनी और मध्य युग का लोकप्रिय लेख हैनफटाल्फ का बोर्ड भी मिला इसमें। आप देखेंगे। और आप देखते हैं कि स्कॉट्स गोलिक वर्ष 2030 तक मृत भाषा बन सकती है। अब इसे संरक्षित करने की बात हो रही है। और डियर एवे के खंडरों के पास मिला मठ ये। और 850 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच लिखी गई थी बुक ऑफ ईयर। ये पिछले साल 4 बार खुदाई हुई थी। हॉलिडे लाइट शो अमेरिका में ह्यूस्टन बॉटनिकल गार्डन के हॉलिडे लाइट शो के दौरान आप देखिए रेडियंट नेचर प्रदर्शनी ने रंग बिरंगी रोशनी के दम चाइनीज रैली शैली में तैयार किया गया है। विशाल पकौड़ा। चलिए प्राकृतिक केंद्रित कलाकृतियाँ लोगों को बेहद आकर्षित भी करते हैं। पोषक आहार से कम हो सकता है डायबिटीज अवसाद का जोखिम, अनुसंधान करें। आप व्हाट्सएप अकाउंट को ईमेल से कर सकेंगे, करें लिंक। देखिए युवाओं की अचानक मौत कोविड टीकाकरण के कारण नहीं हुई है। ICMR ने कहा कि टीके के अचानक मृत्यु के जोखिम को किया कम। जीवन शैली से संबंधित कुछ व्यवहारों की वजह से बड़ी अचानक मृत्यु की आशंका। स्वस्थ रहिए, स्वस्थ खाना खाइए और आप देखिए योगा करते रहिए और चलते फैलते रहा करिएगा, ठीक है। 38 दांतों वाली महिला ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। देखिए चेन्नई की, अब तक सबने सुना पड़ा होगा कि वैसे व्यक्ति में 32 दांत होते हैं, लेकिन आप देखिए तमिलनाडु के तंजावुर की 26 वर्षीय कल्पना बालन के मुंह में 38 दांत हैं। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग।
और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बताइए। बाकी मेरी तरफ से शुभकामना है, ईमानदारी से मेहनत करिए, 100% दीजिए अपना। ठीक है, धन्यवाद।